हेलो बच्चों। जो भी बच्चे जेई एडवांस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो 2026 की करेंगे उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आईआईटी कानपुर ने एक सैंपल पेपर दिया और सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। कुछ लोग बोल रहे हैं दिस इज द सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन। मुझे सुपर डिफिकल्ट तो नहीं लगा, ऐसे ऐसे धांसू धांसू क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है, बट हाँ दिस वॉज अ सुपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बच्चों पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हम करेंगे और इसमें जो नॉर्मल वाला केस है ना हम उससे भी कंपेयर करेंगे कि उस वाले केस में हम ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब इसमें ऐसा क्या है जो हम नॉर्मल वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे। सो आई होप कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको इसके बारे में हर एक डाउट आपका ना, अगर कोई कंफ्यूजन रह भी गया है वो कंफ्यूजन सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिकली मेरा जो मेन मोटो है आज के इस वीडियो को बनाने में, इसमें जो जो कंफ्यूजन अराइज हो सकते हैं वी विल टॉक अबाउट देम मोर। ओके सो बच्चों, जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हुआ, उन बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन बता देता हूं पहले आपको एक बार। सो अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r is cut into two identical hemisphere. The cut surface flat is coated with a thin insulating layer of the thickness d, which is much smaller than capital R, and the two parts are put together back. One of the hemisphere is then given a charge capital Q, while the other one remain neutral. If the electrostatic force between the two hemispheres is kq square divided by nr square, where k is 1 upon 4 pi epsilon naught, then find the value of n. तो n की वैल्यू बच्चों हमें इन्होंने पूछी है। सो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जिसमें एक कंडक्टिंग स्फीयर वगैरह होता है या कई बार हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है और उसके हम दो पार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि बताओ एक पार्ट दूसरे पार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, एंड हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट से उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अब इन्होंने यहां पे थोड़ा गेम खेल दिया आपके साथ ना। यहां पे बच्चों तुम्हें पता है कि जो कंडक्टर होता है ना उस पे जो चार्जेस है वो बेसिकली दूसरे चार्जेस से अफेक्ट भी होते हैं, ठीक है, चार्जेस इंड्यूस वगैरह भी होते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे थोड़ी आ जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो यहाँ पे किया क्या इन्होंने कि दोनों स्फीयर के दो पार्ट कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये जो फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे इन्होंने एक इंसुलेटिंग लेयर जिसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है उसको यहाँ पे कोट कर दिया, जिससे कि दोनों एक दूसरे में चार्ज लीक ना करवा सकें, ठीक है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चार्ज का लीकेज अलाउड ना हो, बस इतना काम कर रही है वो जो थिन जो लेयर है ना बच्चों, इंसुलेटिंग लेयर, वो ये काम कर रही है। और आपने एक पार्ट को जो एक हेमिस्फीयर है उसको आपने कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया है, दूसरे वाले पे चार्जेस इंड्यूस होंगे और उनकी वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा दोनों के बीच में, दोनों जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे और उस फोर्स के बारे में हमें बात करनी है। तो बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हो क्या कह रहा होगा। सबसे पहले बच्चों जैसे ही मैं इस वाले को ऐसा करो, मतलब इसको भूल जाओ, ये यहाँ पे है ही नहीं अभी ना, आपने इसको चार्ज दिया, ठीक है। जैसे आप इस हेमिस्फीयर को क्यों चार्ज दोगे तो आपको ये पता है कि हेमिस्फीयर पे मतलब अगर एक कंडक्टर जो होता है उसमें जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड अकेला, ठीक है, मैंने ये बोला कि ये वाला मानते ही नहीं, अभी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक अकेला कंडक्टर अगर यहाँ पे होता तो इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहली बात तो सारा के सारा सरफेस पे रहेगा चार्ज, और बच्चों वो 1/r के बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों कुछ चार्ज जो है ना वो इस वाले सरफेस पे आ जाएगा, इस वाले सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाएगा और कुछ चार्ज बच्चों इस वाले सरफेस पे आ जाएगा, है ना। और मैं एंड इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जो एजेस होंगे ना उन पे हम चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उस चार्ज को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों इस वाले फ्लैट वाले सरफेस पे कुछ चार्ज आएगा और कुछ चार्ज बच्चों इस वाले पे आ जाएगा। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, तो फ्लैट वाले सरफेस पे चार्ज अलग तरीके का आएगा और यहाँ पे बच्चों अलग तरीके का आएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है कहां जाएगा, इस फ्लैट वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे जाएगा। अब आपने क्या किया कि आप इस वाले पार्ट को लेके आ गए, दोनों पार्ट आपने यहां पे रख दिए, ठीक है। अब दोनों पार्ट रख दिए तो हमें ये पता है कि कुछ चार्ज यहां पे है ना, कुछ माना कि उसके आने से शायद वो चार्ज अफेक्ट भी हो, लेकिन जब आने के बाद मैंने कहा कि इस वाले पार्ट पे क्यू चार्ज आ गया और यहां पे बच्चों आ जाएगा क्यू माइनस का क्यू के बराबर, ठीक है। यहां पे क्यू चार्ज आ गया और यहां पे हो जाएगा फिर कैपिटल क्यू माइनस का क्यू के बराबर। जो बाहर वाला जो कर्व सरफेस है ना उस पे कैपिटल क्यू माइनस का क्यू के बराबर आ जाएगा, फ्लैट वाले सरफेस पे बच्चों क्यू के बराबर चार्ज आ गया, ठीक है। ये बनेगा बच्चों पहले तो ऐसा केस। अब इन चार्जेस की वजह से बच्चों यहां पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, इसके भी दो सरफेस हैं, दोनों पे चार्ज आ सकता है, इस फ्लैट वाले पे भी आ सकता है और इस कर्व सरफेस पे भी आ सकता है। तो अब मैं अगले पेज पे अगर चल मतलब यहीं पे बात कर लेते हैं, तो मैं अगर इस वाले पे एक्स चार्ज मान लू इस वाले सरफेस पे, ठीक है, तो यहां पे बच्चों तुम्हें पता है कि माइनस का एक्स के बराबर इस पे आ जाएगा क्योंकि न्यूट्रल था। लेकिन बच्चों यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं यहां पे गॉसियन सरफेस ले लूं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने सपोज करो यहां पे ले लिया,
ठीक है, इससे नहीं बनाते। तो मैंने यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। अगर मैं यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूंगा तो तुम्हें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट है। और बच्चों अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी तो ये दोनों के दोनों प्लेन सरफेसेस की तरह बिहेव करेंगे, दोनों सरफेस। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी बच्चों इस वाले रीजन में तो वो ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आएगा भी तो, है ना। अगर मान लो इस वाले पार्ट की वजह से भी आया तो भी ऐसा ही आएगा, शेल की वजह से भी ऐसा ही आता है ना। ओके, तो मैं ये कहूंगा कि इससे जो टोटल फ्लक्स है बच्चों ना, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस जो है बच्चों वो 0 के बराबर आ रहा है। मतलब इसके अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो जो सिग्मा इस वाले पार्ट का होगा वही सिग्मा इसका होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ऐसा हम प्रूव उसके केस में भी करते हैं जब कंडक्टिंग प्लेट आमने सामने रखी होती है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करा भी रखा है, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बच्चों इन दोनों पे आमने सामने वाले सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ रहा होगा। तो एक बात मुझे पता लग गई, अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस का क्यू आएगा, और यहाँ पे माइनस का क्यू आएगा तो यहाँ पे बच्चों क्यू के बराबर चार्ज आ रहा होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल होना चाहिए। तो नेट चार्ज इस पे 0 के बराबर आना चाहिए। तो पहले तो बच्चों हमें इस तरीके से इसको समझ लेने की जरूरत है, ठीक है। तो अब ये चार्जेस आगे बच्चों किस सरफेस पे कितना चार्ज आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूं। तो यहाँ पे आगे बच्चों क्यू माइनस का क्यू के बराबर, यहाँ पे बच्चों क्यू के बराबर आ गया, यहाँ पे माइनस का क्यू के बराबर आ गया, और यहाँ पे बच्चों क्यू के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों एक तो ये हो गया। अब देखो बच्चों यहां पे क्या करेंगे, मान लो ये दोनों के दोनों को हम चिपका देते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों चिपका देंगे तो तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है कि जो बीच वाला जो पार्ट होगा, जो ये बीच वाला जो पार्ट है जहां पे ये दोनों के दोनों सरफेस हैं, उस जगह पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, इस जगह पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस वाले पे यहाँ पे जितना क्यू है, यहाँ पे जितना माइनस क्यू, माना कि वो इंसुलेटिंग प्लेट जो शीट है जो कोटिंग कर रखी है वो इन दोनों को सेपरेट कर रही होगी, लेकिन उसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। सो क्यू और माइनस का क्यू 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो इस तरीके से देखो कि यहाँ पे जो चार्ज है ना वो क्यू माइनस का क्यू के बराबर है, और यहाँ पे चार्ज बच्चों क्यू के बराबर है इस वाले पार्ट पे। और ये जो बीच वाला चार्ज है वो तो नलिफाई हो गया ना, वो नेट 0 हो गया, क्यू और माइनस का क्यू यहाँ पे 0 हो गए। तो अगर आपको इस कंडक्टर के अंदर 0 चार्ज चाहिए तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्यू माइनस का जो क्यू होना चाहिए बच्चों वो क्यू के बराबर होना चाहिए। तो क्यू की वैल्यू बच्चों पहली बात तो Q/2 के बराबर आ जाएगी, है ना। ये एक चार्ज वाली बात समझ में आई। तो हमें कंडक्टर के अंदर 0 करना था चार्ज। वैसे भी मैं ये कह रहा हूं इन दोनों की वजह से जो फील्ड आएगा ना वो सिर्फ इस वाले रीजन में आएगा, इन दोनों का ना, दोनों के दोनों प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेंगे, इस वाले रीजन में बस फील्ड आएगा। सो अगर तुम्हें यहां पे 0 चाहिए, जब इन दोनों को चिपका दोगे यहां पे अगर 0 चाहिए तो यहां पे जो फील्ड आ रहा होगा ना इस वाले चार्ज की वजह से और इस वाले की वजह से आ रहा होगा। तो मतलब ऐसा तभी हो सकता है जब ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर होता, कंडक्टिंग स्फीयर होता, तो अंदर 0 हो जाता। तो मतलब इस वाले पार्ट का सिग्मा और इस वाले पार्ट का सिग्मा, कर्व्ड सरफेस का दोनों का सिग्मा सेम होना चाहिए, मतलब दोनों पे बराबर चार्ज आना चाहिए। तो कैपिटल Q माइनस का Q इज इक्वल टू Q के बराबर हो जाएगा। पहले तो ये चार्ज वाली बात समझ लो, है ना। ये तो हो गया बच्चों चार्ज वाली कहानी। जब इन दोनों को चिपका देंगे ना, अगर हम बीच वाली लेयर को हटा दें तो ऐसा केस दिखेगा बच्चों, बीच में जितना इस पे चार्ज है, इधर लेफ्ट वाले पे जितना चार्ज है उतना ही राइट वाले पे, दोनों एक पास आ गए, नेट चार्ज 0 हो गया इस वाले रीजन में, ठीक है। ओके, अब यहां पे क्या होगा बच्चों के, अब यहाँ पे जो हम जनरली जो केस करते थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब ना जनरली हम क्या करते थे कि जब हम दोनों पार्ट पे जब फोर्स लिख रहे होते थे तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाते थे। ये इसको रिपेल कर रहा होता था, ये इसको रिपेल कर रहा होता था, ये वाला पार्ट इसको रिपेल कर रहा होता था, ये वाला पार्ट इसको रिपेल कर रहा होता था। सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर का स्क्वायर, ये लगता था बच्चों कॉन्सेप्ट, है ना। और यहां पे लगता था सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर का स्क्वायर, ये लगता था बच्चों इस पे फोर्स। और हम इन दोनों फोर्सेस को बराबर मतलब यहां से पता कर लेते थे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स आ जाता था हमारे पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अब टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों सरफेस पे, कैपिटल Q के बराबर। तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया ना सिग्मा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनटू पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ जाता बच्चों हमारे पास, ये आ जाता है फोर्स जो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, है ना, जो नॉर्मल केस पढ़ते थे हम लोग ना, जिसमें हम ये बीच वाला कोई अरेंजमेंट नहीं लेते थे। तो ये आ जाता था बच्चों हमारे पास। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है यहाँ से Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 पाई, ये कट जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का स्क्वायर। और अगर आप इसको देखोगे तो ये जो रिपल्सिव फोर्स आएगा ना दोनों पार्ट के बीच में, रिपल्सिव फोर्स जो आएगा, अभी बहुत ट्विस्ट है इस वाली कहानी में, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, ठीक है। तो वो आ जाएगा बच्चों KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 आर का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट आ जाता था बच्चों नॉर्मली, अगर ये बीच में ये अरेंजमेंट नहीं किया होता ना, अगर ये Q और माइनस Q को सेपरेट करने वाला, ठीक है, तो ये वाला केस आ जाता था।
अब यहां पे पंगा क्या होगा कि इन दोनों की वजह से भी फोर्स आएगा। और देखो वो नॉर्मल केस में क्यों नहीं आता और इस वाले केस में क्यों आ रहा है, जबकि यहां पे नेट चार्ज तो जीरो ही बन रहा है ना। देखो यहां वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में नेट चार्ज तो जीरो ही बन रहा है भाई, जितना इस पे आ रहा है उतना इस पे आ रहा है, नेट चार्ज तो अभी भी जीरो ही बन रहा है। लेकिन जब हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, जब हम ये अरेंजमेंट और ये सब कुछ नहीं लेते थे, उस टाइम तो हम इसके बारे में बात नहीं करते थे, है ना। उस टाइम में तो हम बात ही नहीं करते थे, क्योंकि हम वो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए बात कर रहे होते थे। नॉन कंडक्टिंग शेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे, तो बीच में मतलब चार्ज आते ही नहीं थे। तो यहां भी नहीं है चार्ज, नेट चार्ज तो यहां भी जीरो। लेकिन ऐसा क्या हो गया इन दोनों चार्जेस के आने से और न आने से, ऐसा क्या हो जाता है जिससे कि मतलब यहां पे चीजें डिफर कर जाएंगी। देखो बच्चों, अगर मैं सिंपल सा केस लेके चलूं, है ना, यहां पे आ जाते हैं दोबारा से ना। देखो अगर एक स्फेयर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं मान लो, और ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर मान लेते हैं जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हो ना, तो पता है यहां पे होता क्या है। अब इस चीज को समझना, यहां पे होता क्या है, एक एटम या तो इस वाले पार्ट में रहेगा या इस वाले में रहेगा, वो एटम या तो इस वाले पार्ट में रहेगा या इसमें रहेगा, वो एटम या तो इस वाले पार्ट में रहेगा वो या फिर इस वाले में रहेगा, है ना। जब आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हो ना, ये न्यूट्रल वाले जो एटम होते हैं, या तो वो इधर रहेगा या इधर रहेगा, है ना। तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेके वो या तो लेफ्ट में रहेगा या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेके राइट में रहेगा। तो अगर मान लो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं दे रखा है, और आपने उसके दो टुकड़े कर दिए, तो यही केस बनेगा, दोनों टुकड़े एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और कुछ एटम बच्चों इसके लेफ्ट साइड में होंगे, कुछ राइट साइड में होंगे, मतलब दोनों नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो एटम बच्चों पूरा का पूरा जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेके, पॉजिटिव चार्ज को लेके पूरा का पूरा लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो जा रहा है, अगर आप इस वाले अरेंजमेंट को इससे रिलेट करो तो अंदर नेट चार्ज जीरो है, लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप इन दोनों पार्ट को अलग अलग डील कर रहे हो ना, तो बच्चों इस पे आ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज और उस पे आ जा रहा है नेगेटिव चार्ज, जबकि ऐसा इस वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था बच्चों कि या तो इसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे ना, वो सारे के सारे इसके साथ जा रहे थे, इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके साथ जा रहे थे, है ना। तो अभी भी यहां पे इसके हाफ पे और इसके हाफ पे कोई चार्जेस नहीं आ रहे थे जब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बच्चों कि यहां पे ये चार्जेस आ रहे हैं, तो इनके बीच में हमें वो वाला फोर्स तो कंसीडर करना ही करना है। कौन सा, ये जो यहां पे रिपल्सिव लग रहा होगा, किनकी वजह से, यहां पे जो Q/2 चार्ज आ रखा है और जो Q/2 चार्ज यहां पे आ रखा है, एक बच्चों इनके बीच में, क्योंकि इस वाले केस में वो अरेंजमेंट नहीं बनता है, क्योंकि यहां पे इस वाले केस में जब तुम इसको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जब कट करते हो ना, जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज दे रखा था, जब तुम इसको कट करते हो तो इन फ्लैट वाले सरफेसेस पे कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन यहां पे आ रहा है, दोनों टुकड़ों के इन पार्ट पे चार्ज आ रहा है। तो ये वाला पार्ट बच्चों इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला पार्ट इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अब इस पे जो नेट फोर्स होगा ना बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, नेट फोर्स इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा यहां पे। वैसे अगर तुम इन दोनों को चिपका दोगे तो नेट चार्ज अंदर जीरो ही हो गया, मतलब ना, वो एक तरीके से इसी की तरह काम करेगा कि जैसे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसको सिर्फ सरफेस पे चार्ज दे रखा होता, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसको सिर्फ सरफेस पे चार्ज दे रखा होता, उसकी तरह काम करेगा ये, ठीक है। लेकिन एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आप काटते हो और उसका यह मटेरियल है, लेकिन उस मटेरियल पर कोई चार्जेस नहीं आएंगे, और इसको जब काट रहे हो ना, आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो इसके इन सरफेसेस पे चार्जेस आ रहे हैं, इनका इंटरेक्शन हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें करने की जरूरत नहीं थी वो चीज ना। तो यहां पे बच्चों इस इंटरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहां पे जो चार्ज है वो Q/2 आया, तो ये एक प्लेट की तरह काम करेगा जिसका सिग्मा हो जाएगा बच्चों, सिग्मा डैश लिख दे रहा हूं, तो Q/2 इंटू ए होगा इसका πr² के बराबर। तो इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा ना, इस वाले की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और उसको Q/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक फोर्स जो अट्रैक्टिव वाला है बच्चों, वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो आएगा वो Q² डिवाइडेड बाई ये इसकी वैल्यू यहां पे लाके पुट कर दो, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर, ये अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी KQ² डिवाइडेड बाई 2R² के बराबर। और जो रिपल्सिव फोर्स था ना बच्चों इनके बीच में, दैट फोर्स इज KQ² डिवाइडेड बाई 8R का स्क्वायर। दोनों का जो नेट फोर्स आ जाएगा ना बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस जो लोगे, तो इसको एक काम करना, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दिस माइनस का दिस, 3KQ² डिवाइडेड बाई 8R² के बराबर फोर्स आ जाएगा। अब इसमें एक कंफ्यूजन और आ सकता है कई बार बच्चों को ना, वो भी मैं बताता हूं। अब देखो बच्चों, कई बार आप ऐसा सोच सकते हो, देखो ना, अब इस चीज में सोचना इसके बारे में ना, आपके दिमाग में कई बार ऐसा आ सकता है, सर अगर मैं इसके चार्जेस की वजह से इस पर फोर्स लिखूं,
तो जैसे ये और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाला चार्ज इसके चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा था, लेकिन ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल कर रहा होगा, तो इस पे तो दोनों फोर्स लेफ्ट में लग रहे होंगे, इसमें एक फोर्स लेफ्ट राइट में लग रहा होगा, एक लेफ्ट में लग रहा होगा, क्या दोनों पे अनइक्वल फोर्सेस होंगे? ऐसा भी कंफ्यूजन कई बार आ सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से इस वाले केस से रिलेट करके बताया आपको ना। देखो बच्चों, यहां पर समझो कि यहां पर नेट चार्ज जीरो है अंदर ना, और नेट चार्ज तो यहां भी जीरो है, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स आता है, इनका जो आपस में जो इंटरेक्शन है ना, दैट इज ओनली ड्यू टू दिस फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा उनका आपस में बेसिकली। अब एक बात बताओ कि इस वाले पार्ट का यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर भी तो फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे भी लग रहा होगा, सेम तरीके से इस वाले में भी ऐसा होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे नेट जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी वजह से पॉजिटिव पे अलग देखो नेगेटिव पे अलग देखो ना, तो फिर तो वो पूरा का पूरा वो अपने आप इस चीज का टेक केयर कर रहा है। ये वाला चार्ज ना, जब इन दोनों पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है ना, इसकी वजह से इन दोनों पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो अपने आप इस चीज का टेक केयर करके चल रहा है कि बेसिकली हम इसकी वजह से ना इस पूरे पे देख रहे हैं, इन दोनों पे देख रहे हैं, मतलब ना फोर्स जो लग रहा होगा। तो वो दोनों बेसिकली जब क्लब कर देने के बाद क्या हो जा रहा है, वहां पर न्यूट्रल रीजन बन जा रहा है, तो इनका इन पे और इसका इस पे हमें फोर्स नहीं देखना है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन और इन दोनों का इंटरेक्शन, मतलब जो बाहर वाले चार्जेस हैं उनका इंटरेक्शन, उनकी वजह से रिपल्सिव फोर्स, अंदर वाले जो सेपरेट हो गए, जो कि इस केस में नॉर्मली केस में नहीं होते, जब आप एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को कट करते हो ना, तब वहां पे सेपरेट चार्ज नहीं आते, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, इसलिए हमें वो अट्रैक्टिव फोर्स की टेंशन नहीं होती। इसमें वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्स्ट्रा आ गया है, बस हमें उस अट्रैक्टिव एक्स्ट्रा फोर्स को कंसीडर करके इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर देना था, और इसका आंसर बच्चों ये आ जाएगा। उन्होंने KQ² टाइप से दिया था, तो n की वैल्यू 8/3 जो कि 2.67 के करीब हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। कैसा लगा बच्चों एक्सप्लेनेशन? और भी क्वेश्चन हैं सैंपल पेपर में, बहुत ही अमेजिंग मैं सारे के सारे आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।